दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई फिल्म कारा की। कहानी शुरू होते ही हमें जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है। हमारा मुख्य किरदार कारा अपने साथी मुरुगनेशन के साथ एक मिशन पर निकला हुआ है। कारा कोई आम इंसान नहीं बल्कि चोरों की दुनिया का काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी है और वह अपने नए साथी को इस काम की बारीकियां सिखा रहा है। रात के सन्नाटे में दोनों एक प्रभावशाली नेता के घर पहुंचते हैं। घर खाली होने की वजह से उन्हें लगता है कि काम आसानी से हो जाएगा। कारा अपने खास तरीके से दरवाजे का ताला खोलता है और दोनों अंदर दाखिल हो जाते हैं। घर के अंदर सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। कारा बड़ी सफाई से कीमती सामान इकट्ठा करता है और मुरुगनेशन को भी उसका हिस्सा देता है। लेकिन तभी हालात अचानक बदल जाते हैं। बाहर किसी के आने की आहट सुनाई देती है। खिड़की से देखने पे पता चलता है कि घर के मालिक उम्मीद से पहले वापस लौट आए। टूटा हुआ ताला देकर उन्हें तुरंत शक हो जाता है और वे अपने लोगों को बुला लेते हैं। अब कारा और मुरुगनेशन के पास समय बहुत कम था। दोनों छत की ओर भागते हैं जहां से निकलने का एक छोटा सा रास्ता दिखाई देता है। कारा पहले अपने साथी को सुरक्षित बाहर निकाल देता है, लेकिन घबराहट में मुरुगनेशन से एक बड़ी गलती हो जाती है और चोरी का सामान नीचे गिर जाता है। इसी बीच कारा को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाता और वह घर वालों के हाथों पकड़ा जाता है। कुछ ही देर बाद पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है। थाने में उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। वहीं उसकी पत्नी सैली भी पहुंचती है। सैली को यह जानकर गहरा झटका लगता है कि कारा ने उससे किया हुआ वादा तोड़ दिया और फिर से पुराने रास्ते पे लौट आया है। दूसरी तरफ कहानी में एंट्री होती है डीएसपी भरत की। भरत एक ऐसा अधिकारी है जो अपने करियर में एक बड़ी पहचान चाहता है। जब उसे कारा की गिरफ्तारी की खबर मिलती है तो वह इस मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला करता है। उसे लगता है कि यही केस उसे वह पहचान दिला सकती है जिसकी उसे सालों से तलाश थी। केस अपने हाथ में लेते ही भरत रिकॉर्ड्स में कई बदलाव कर देता है और मामले को असली से कहीं बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। कारा इसका विरोध करता है, लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता। हालात तब पलटते हैं जब भरत अपनी सफलता के सपनों में खोया हुआ होता है और इसी मौके का फायदा उठाकर कारा अचानक हमला करता है, खुद को छुड़ाता है और वहां से भाग निकलता है। भागने के बाद कारा एक ऊंची पेड़ पर छिप जाता है। वहां बैठकर वह भगवान से प्रार्थना करता है कि अगर इस बार बच गया तो दोबारा कभी चोरी की राह नहीं चुनेगा। दूसरी तरफ पुलिस भी उसकी तलाश में जुटी रहती है, लेकिन कारा उनके हाथ नहीं लगता। समय बीतता है और कारा अपनी पत्नी सैली के साथ उस इलाके को छोड़कर एक नए शहर में बस जाता है। वहां वह एक छोटे से होटल में काम करके अपनी रोजी रोटी चलाने लगता है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब होती है। जिस कमरे में वे रहते हैं उसकी हालत इतनी खराब है कि बारिश होते ही छत से पानी टपकने लगता है। कारा को सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि सैली को भी दूसरों के यहाँ काम करना पड़ता है। वह उससे कहता है कि एक दिन वे अपना खुद का होटल खोलेंगे और तब उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। सैली उसे समझाती है कि ऐसा सपना पूरा करने के लिए काफ़ी पैसे चाहिए जो फिलहाल उनके पास नहीं है, लेकिन कारा हार मानने वालों में से नहीं होता। वह उसे भरोसा दिलाता है कि किसी न किसी तरह रास्ता ज़रूर निकल आएगा। अगले दिन दोनों बैंक पहुंचते हैं और बिजनेस लोन के लिए आवेदन करते हैं, मगर बैंक मैनेजर साफ कह देता है कि बिना किसी संपत्ति या गारंटी के लोन मिलना मुश्किल है। तभी कारा को अपने गाँव की वह खेती वाली ज़मीन याद आती है जो उसके पिता के नाम पर है। मैनेजर कहता है कि अगर जमीन के दस्तावेज मिल जाए तो लोन की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। यह उम्मीद लेकर कारा और सैली अपने पुराने गांव की ओर रवाना हो जाते हैं। गांव पहुंचने के बाद कारा सैली को एक लॉज में ठहरने के लिए कहता है और खुद अकेले घर जाने का फैसला करता है, लेकिन सैली उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं होती। उसे लगता है कि शायद बहू को देखकर उसके ससुर का गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। फिर भी कारा उसे साथ ले जाने से मना कर देता है। उसे डर होता है कि कहीं उसके पिता पुराने गुस्से में सैली को भी कुछ बुरा भला ना कह दे। दरअसल कई साल पहले कारा अपने पिता के पैसे लेकर घर से चला गया था। उस घटना के बाद से उसने कभी अपने परिवार का सामना नहीं किया। असल में कई साल पहले घर छोड़ने के बाद कारा ने कई बार वापस लौटने की कोशिश की थी। वह बस स्टैंड तक भी पहुंच जाता था, लेकिन अपराध बोध और शर्म की वजह से घर की दहलीज पार नहीं कर पाता था। इस बार हालांकि उसने मन बना लिया था कि जो भी हो अपने परिवार का सामना जरूर करेगा। इसी दौरान कहानी हमें उस समय की परिस्थितियों से भी परिचित कराती है। दुनिया एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट से गुजर रही थी, जिसके कारण ईंधन की भारी कमी पैदा हो गई थी। इसका असर आम लोगों के लेकर किसानों तक हर किसी की जिंदगी में पड़ रहा था। गांव पहुंचने से पहले कारा अपने चाचा काशी से मिलने जाता है। सालों बाद भतीजे को देखकर काशी का गुस्सा फूट पड़ता है। वह कारा को उनकी पुरानी गलतियों की याद दिलाते हैं और कहते हैं कि जब उसके माता पिता को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब वह उन्हें छोड़कर चला गया था। चाचा की बात
बातें कारा के दिल पर गहरा असर छोड़ देती हैं। हताश होकर वह वापस बस स्टैंड की ओर लौटने लगता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वह वहां से जाने वाला होता है, उसकी नज़र अचानक अपने पिता पर पड़ती है। कारा उनसे बचने की कोशिश करता है, मगर पिता उसे पहचान लेते हैं। वह उसे आवाज़ देते हैं और अगले ही पल भावुक होकर अपने बेटे को गले लगा लेते हैं। कारा को उम्मीद थी कि वो उसे डांटेंगे या गुस्सा मिलेगा, लेकिन उसे केवल प्यार और अपनापन मिलता है। पिता बताते हैं कि उन्होंने वर्षों तक उसे ढूंढने की कोशिश की थी। घर पहुंचने पर माँ भी उसको देखकर भावुक हो जाती है। पूरे परिवार के चेहरे पर वर्षों बाद खुशी लौट आती है। रात शांति से बीत जाती है, लेकिन अगली सुबह कारा के सामने एक नई सच्चाई आती है। उसके पिता उसे उस जमीन पे ले जाते हैं जिसके कागज लेने के लिए वह गांव आया था। वहां पहुंचकर कारा देखता है कि जमीन की हालत बहुत खराब है और खेती लगभग बंद पड़ी हुई है। इसी बीच एक मजदूर मदद मांगता है। कारा को मेहनत करने वाले की तो आदत होती नहीं है, इसलिए उसके पिता उसे खुद सिखाते हैं कि बोझ कैसे उठाया जाता है। तभी कारा की नज़र पास खड़े एक पुराने ट्रैक्टर पर पड़ती है। पूछने पे पिता बताते हैं कि ईंधन की बढ़ती कीमतों की वजह से वह महीनों से बेकार खड़ा है। फिर कारा को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसे पता चलता है कि उस ट्रैक्टर को खरीदने के लिए जमीन पहले ही बैंक में गिरवी रखी जा चुकी है। खेती न होने से कर्ज और ब्याज लगातार बढ़ते गए और अब हालात काफ़ी मुश्किल हो चुके हैं। सिर्फ उसके परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के कई किसान इसी समस्या से जूझ रहे हैं। यह सच्चाई सुनकर कारा पूरी तरह टूट जाता है। जिस जमीन के सहारे वह अपने भविष्य के सपने देख रहा था, वह खुद कर्ज के बोझ तले दबी हुई थी। कुछ देर बाद उसके पिता उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति को बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए कहते हैं। रास्ते में कारा उनसे बैंक और कर्ज की स्थिति के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें भी ज़्यादा जानकारी नहीं होती। वे केवल इतना बताते हैं कि वे भी बैंक का बकाया चुकाने जा रहे हैं। उधर गांव में कारा के पिता अपने भाई काशी से कुछ पैसे उधार मांगते हैं। वजह पूछने पे वह खुशी खुशी बताते हैं कि उन्होंने मनौती मानी थी कि बेटा वापस लौटेगा तो एक विशेष पूजा कराएंगे। काशी फिर से उन्हें सावधान करने की कोशिश करता है और कहता है कि शायद कारा किसी काम से ही वापस आया है, लेकिन पिता का विश्वास अपने बेटे पर अब भी वैसा ही बना हुआ था। लॉज में वापस पहुंचकर कारा सैली को अपने परिवार और जमीन की असली स्थिति के बारे में सब कुछ बता देता है। सारी बात सुनने के बाद सैली कहती है कि उसके पिता बहुत अच्छे इंसान है और उन्हें अब गाँव में ही उनके साथ रहना चाहिए। वह यह भी कहती है कि जो लोग खुद मुश्किलों से गुजर रहे हों, उनसे किसी तरह की उम्मीद रखना सही नहीं है। लेकिन कारा अभी भी अपने सपनों में उलझा हुआ था। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, अगर जमीन बेच दी जाए तो पहले बैंक का कर्ज चुकाया जा सकता है और बाकी पैसों से वह अपना कारोबार शुरू कर सकता है। कुछ समय बाद बाजार में उसकी मुलाकात अपने पिता से होती है। पिता एक धार्मिक वादा पूरा करने के लिए सामान खरीदने आए थे। वहीं कारा सीधे जमीन की बात छेड़ देता है। वह बताता है कि उसे एक ऐसा व्यक्ति मिला है जो जमीन के बदले अच्छी रकम देने को तैयार है। कारा चाहता था कि जमीन बिक जाए और उसे भी कुछ पैसे मिल जाए। यह सुनते ही पिता का चेहरा उतर जाता है। उन्हें महसूस होता है कि बेटा शायद परिवार से मिलने नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए वापस आया है। वे उससे पूछते हैं कि वर्षों पहले जो पैसे लेकर वह घर से गया था उनका क्या हुआ। जवाब में कारा अपनी असफलताओं का हवाला देता है और कहता है कि इस बार वह सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन पिता साफ शब्दों में मना कर देते हैं। उनके लिए वह जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं था, बल्कि पूरे परिवार की विरासत और पहचान थी। कारा यह सुनकर नाराज हो जाता है और वहां से चला जाता है। घर लौटने के बाद पिता बेहद दुखी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनका बेटा अब भी पहले जैसा ही है। तभी बैंक का एक कर्मचारी आता है और कर्ज न चुकाने की वजह से जमीन की नीलामी का नोटिस देकर चला जाता है। जब कारा को इस नोटिस के बारे में पता चलता है तो वह तुरंत खेत पर पहुंचता है। वह अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है कि अगर समय रहते कोई फैसला नहीं लिया गया तो बैंक जमीन अपने कब्जे में ले लेगा, लेकिन पिता की सोच अलग थी। वे कहते हैं कि इस जमीन से उनकी भावनाएं जुड़ी हैं और वे इसे इतनी आसानी से खो नहीं सकते। बात फिर बहस में बदल जाती है। कारा गुस्से में वहां से जाने लगता है। तभी उसके पिता उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि अगर पैसों की ज़रूरत है तो वे कुछ मदद कर सकते हैं। उन्होंने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे उधार लिए थे और वही पैसे बेटे को देना चाहते थे। सबसे दर्दनाक पल तब आता है जब पिता उसके सिर्फ इतना पूछते हैं कि वह कहाँ रहता है, ताकि कभी उसका मन करे तो उससे मिलने का आ सके। लेकिन कारा बिना पीछे देखे वहाँ से चला जाता है। रात को जब लॉज पहुँचकर सैली को पूरी घटनाएं बताता है
है तो सैली उससे बेहद नाराज हो जाती है। वह उसे समझाती है कि उसके पिता आज भी उससे उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। वह कारा को एहसास दिलाती है कि उसने अपने परिवार की भावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं की। सैली की बातें इस बार कारा के दिल तक पहुंच जाती है। पहली बार उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। पूरी रात सोचने के बाद वह एक बड़ा फैसला करता है। वह तय करता है कि वह भागने का नहीं बल्कि अपने परिवार के साथ खड़े रहने का समय है। इसलिए अगले ही दिन वह सैली को साथ लेकर हमेशा के लिए गांव लौटने का निर्णय कर लेता है। अगली सुबह कारा और सैली हमेशा के लिए गांव लौटने के इरादे से निकल पड़ते हैं। रास्ते में उसकी मुलाकात मुर्गेनेशन से होती है। वह पुराने दिनों को याद करते हुए कारा से माफ़ी मांगने लगता है। स्वीकार करता है कि मुश्किल समय में उसे अकेला छोड़ देना उसकी गलती थी, लेकिन कारा अभी भी उस घटना को नहीं भूला था, इसलिए वह उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। जब कारा अपने घर पहुँचता है तो वहाँ का माहौल देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी और हर तरफ मातम पसरा हुआ था। कुछ ही पलों में उसे वह खबर मिलती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। यह सुनते ही कारा पूरी तरह टूट जाता है। जिस इंसान से वह माफ़ी मांगने और अपने रिश्ते सुधारने वापस आया था, वह उससे हमेशा के लिए दूर जा चुका था। पछतावे का बोझ उसके दिल पर और भी भारी हो जाता है। लेकिन मुश्किलें यहीं ख़त्म नहीं होती। जब परिवार वाले उनके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी बैंक के अधिकारी और पुलिस वहां पहुंच जाते हैं। वे दावा करते हैं कि कर्ज न चुकाने की वजह से जमीन अब बैंक के अधिकार में है और वहां अब कोई धार्मिक या पारिवारिक रस्म नहीं की जा सकती। यह फैसला पूरे गाँव को झकझोर देता है। लोगों को पहली बार एहसास होता है कि कर्ज का बोझ सिर्फ पैसे की समस्या नहीं बल्कि इंसान की इज्जत और भावनाओं को भी प्रभावित कर सकता है। इसके बाद कहानी हमें बैंक के उस अधिकारी की तरफ ले जाती है जो इस पूरे मामले के पीछे सबसे बड़ा चेहरा है। यह व्यक्ति अपने कर्मचारियों के सामने सिर्फ मुनाफे की बात करता है। उसके लिए लोगों की परेशानियों से ज्यादा अहम बैंक की कमाई थी। गरीब इंसानों की हालात उसके लिए सिर्फ आंकड़े भर थे। इधर कारा और काशी आखिरी उम्मीद लेकर बैंक पहुंचते हैं। वे अधिकारियों से मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिलती। उनकी बात सुनने के बजाय उन्हें अपमानित करके वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। अब कारा खुद को पूरी तरह असहाय महसूस करता है। एक तरफ पिता का निधन और दूसरी तरफ उनका अंतिम संस्कार भी खतरे में था। ऐसे कठिन समस्या में मुर्गेनेशन आगे आता है और हर संभव मदद करने की कोशिश करता है। उसकी मदद से कुछ दिनों के लिए पार्थिव शरीर को सुरक्षित रखने की व्यवस्था हो जाती है। मुर्दा घर में अपने पिता के पार्थिव शरीर के साथ हो रहे अपमानजनक व्यवहार को देखकर कारा अंदर से टूट जाता है। उसके मन में गुस्सा, दर्द और बेबसी एक साथ उमड़ पड़ते हैं। उसे लगता है कि जिस व्यवस्था ने उसके परिवार को इस हालत तक पहुंचाया, उसके खिलाफ कुछ करना जरूरी है। जब वह अपनी बात काशी और मुर्गेनेशन को सामने रखता है तो दोनों पहले हैरान रह जाते हैं, लेकिन कारा उन्हें बताता है कि वह अपनी पूरी जिंदगी गलत रास्तों पर चलता रहा है और अब मुश्किल समय में उसे कोई सही रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। उसके दर्द और मजबूरी को देखकर दोनों उसके साथ खड़े होने का फैसला कर लेते हैं। इसके बाद तीनों मिलकर अपनी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में उनकी योजना पूरी तरह नाकाम हो जाती है। उन्हें एहसास होता है कि हालात उनकी सोच से कहीं ज़्यादा कठिन है और जल्दबाजी में उठाया गया कदम उन्हें बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। कई असफल कोशिशों और लगातार बढ़ते दबाव के बीच कारा हार मानने को तैयार नहीं होता। वह बार बार यही सोचता है कि किसी भी तरह अपने पिता का सम्मान वापस दिलाना है और परिवार को इस संकट से निकालना है। वह देख चुका था कि बैंक का सारा पैसा बेहद सुरक्षित तिजोरी में रखा जाता है, जिसे तोड़ना उसके बस की बात नहीं थी। इसलिए वह अपनी पूरी योजना बदलने का फैसला करता है। अगले दिन कारा अपने साथियों के साथ बैठकर एक नया प्लान बनाता है। उसे लगता है कि अगर कुछ करना है तो दिन में ही करना होगा। इस बीच काशी उसे एक ऐसे व्यक्ति के पास लेकर जाता है जहां से वे 2 नकली पिस्तौल का इंतजाम करते हैं ताकि लोगों को डरा सके। योजना के मुताबिक तय दिन पर कारा और काशी बैंक पहुंचते हैं। कुछ ही मिनटों में वहां अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। बैंक का पूरा स्टाफ घबराया हुआ था, जबकि मुर्गेनेशन बाहर नजर रख रहा था। कारा की दिलचस्प बात यह थी कि वह जरूरत से ज्यादा पैसा नहीं लेना चाहता था। उसकी नजर सिर्फ उतनी रकम पे थी जितने में जमीन का कर्ज चुकाया जा सके। सब कुछ उसके हिसाब से चल रहा था कि तभी बाहर खड़े मुर्गेनेशन को एक पुलिसकर्मी आता दिखाई देता है। वह तुरंत अपने साथियों को संकेत देता है। वह खबर सुनते ही कारा और काशी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अगर इस समय जरा सी भी गलती हो जाती तो सब कुछ खत्म हो सकता था। लेकिन कारा तुरंत खुद को संभाल लेता
लेता है। कुछ ही सेकंड में दोनों एक बर्ताव करने लगते हैं जैसे बैंक के अंदर सब कुछ सामान्य हो। थोड़ी ही देर में पुलिसकर्मी अंदर आता है और इधर उधर नजर दौड़ाते हुए पूछता है, बाकी कर्मचारी दिखाई क्यों नहीं दे रहे। यह सवाल सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों की सांसें थम जाती हैं, लेकिन कारा बिना घबराए एक बहाना बना देता है और पूरी कोशिश करता है कि सामने वाले को कोई शक ना हो। कुछ पलों तक माहौल बेहद तनावपूर्ण बना रहता है। आखिरकार पुलिसकर्मी को कुछ भी असामान्य नहीं लगता और वह वापस लौट जाता है। उसके जाते ही कारा, काशी और मुरुगेसन राहत की सांस लेते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि वे इतने बड़े खतरे से बच निकले हैं। पैसे लेकर तीनों वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ दिन दहाड़े हुई इस बड़ी वारदात की खबर जैसे ही डीएसपी भरत तक पहुंचती है, उसे तुरंत शक हो जाता है कि इसके पीछे कोई साधारण अपराधी नहीं है। उसके दिमाग में सबसे पहला नाम कारा का ही आता है। इसी शक के चलते वह मामले पर खुद नजर रखने का फैसला करता है और जल्द ही उस इलाके में अपनी पोस्टिंग करवा लेता है। उधर बैंक का मैनेजर मुथ्थू भी इस पूरे मामले का फायदा उठाने में लग जाता है। वह अपनी चालाकी दिखाते हुए बैंक के पैसों में हेराफेरी करता है और रिकॉर्ड में नुकसान की रकम वास्तविक से कहीं ज्यादा दर्ज करवा देता है। इस तरह वह अपनी करतूत छिपाने की कोशिश करता है। अब भरत अपनी तरफ से जांच शुरू कर देता है, जबकि कारा और काशी का ध्यान एक ही लक्ष्य पे था, किसी भी तरह कर चुकाकर अपने परिवार की जमीन वापस हासिल करनी है। इस उम्मीद में दोनों बैंक के मुख्य शाखा पहुंचते हैं। जब कारा भुगतान करने के लिए पैसे देता है तो वहां मौजूद कर्मचारियों के बीच कुछ बातचीत शुरू हो जाती है। एक कर्मचारी दूसरे से कहता है कि रकम की जांच कर लेनी चाहिए। यह सुनकर काशी के चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है। हालांकि थोड़ी देर बाद मामला वहीं शांत हो जाता है और दोनों राहत की सांस लेते हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें खत्म नहीं होती। बैंक की तरफ से उन्हें बताया जाता है कि मूल कर्ज के अलावा कई अतिरिक्त शुल्क और बकाया रकम भी जड़ चुकी है, जिसके कारण उन्हें और पैसे जमा करने होंगे। यह सुनते ही कारा और काशी दोनों हैरान रह जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि उनकी परेशानी खत्म होने वाली है, लेकिन सामने एक नई रुकावट खड़ी हो जाती है। काशी गुस्से में बैंक कर्मचारी से बहस करने लगता है। उसी दौरान कारा की नजर बैंक में दाखिल होते डीएसपी भरत पर पड़ती है। भरत को देखते ही उसे एहसास हो जाता है कि हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। वह तुरंत काशी को शांत करने के लिए कहता है और बिना किसी हंगामे के वहां से निकल जाना ही बेहतर समझता है। उसके जाने के बाद डीएसपी भरत सीधे बैंक मैनेजर मुथ्थू से मिलने पहुंचता है। भरत उससे उन सभी लोगों की जानकारी मांगता है जिन पर बैंक का भारी कर्ज बकाया था। उसके दिमाग में एक सीधी सी थ्योरी चल रही थी, जिस व्यक्ति ने इतनी सीमित रकम पर हाथ डाला है वह कोई पेशेवर गिरोह नहीं बल्कि ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो किसी बड़ी मजबूरी से गुजर रहा हो। इसी सोच के साथ भरत एक एक करके कई लोगों की घर का जांच करना शुरू करता है। वह अलग अलग सुराग जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन काफी मेहनत के बावजूद उसके हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगता। उधर उसी रात मुत्तू चुपचाप कारा से मिलने पहुंचता है। बातचीत के दौरान वह यह बताने की कोशिश करता है कि उसे कारा के बारे में बहुत कुछ पता है। इसके बाद वह कारा के सामने एक स्वार्थी प्रस्ताव रखता है, जिससे साफ हो जाता है कि उसकी दिलचस्पी न्याय में नहीं बल्कि अपने फायदे में है। लेकिन कारा उसकी बातों पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है। इधर भरत लगातार मामले पे नजर बनाए हुए था। उसे पूरा विश्वास था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उसे लगने लगता था कि जिस व्यक्ति ने यह सब कुछ किया है उसकी परेशानी अभी दूर नहीं हुई होगी और वह दोबारा कोई बड़ा कदम उठा सकता है। इसी शक के आधार पर भारत एक नई रणनीति तैयार करता है। वह शहर की अलग अलग बैंक शाखाओं की सुरक्षा व्यवस्था की जांच करवाता है। जांच के दौरान उसे एक ऐसी शाखा के बारे में पता चलता है जहां सुरक्षा प्रणाली पूरी तरह दुरुस्त नहीं थी। यह जानकारी मिलते ही उसका शक और मजबूत हो जाता है। भारत को लगने लगता है कि अगर कोई अगला कदम उठाया जाएगा तो शायद निशाना यही शाखा बने, इसलिए वह पहले से ही पूरी तैयारी कर लेता है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक जाल बिछाया जा चुका था। कारा और उसके साथी बैंक के आसपास पहुंच चुके थे। हालात का अंदाजा लगाने के लिए मुरुगेसन अंदर जाता है और थोड़ी देर बाद वापस आकर कारा को बताता है कि उसे बैंक का माहौल कुछ अजीब लग रहा है। कर्मचारियों का व्यवहार सामान्य नहीं दिख रहा था। कारा अभी इस बारे में सोच ही रहा होता है कि अचानक बैंक के अंदर मौजूद लोग तेजी से बाहर निकलते हैं और कुछ ही पलों में पूरा माहौल बदल जाता है। कारा और उसके साथी समझ ही नहीं पाते कि आखिर हुआ क्या। थोड़ी देर बाद खबर मिलती है कि शहर की दूसरी शाखा में बड़ी वारदात हो गई है। यह सुनकर कारा खुद हैरान रह जाता है, क्योंकि इस घटना से उसका कोई लेना देना नहीं था। तभी उसके मन में एक शक पैदा होता है। जब वह दूसरी शाखा के आसपास पहुंचता है तो उसकी नज़र मुत्थू पे पड़ती है। मुत्थू के चेहरे की मुस्कान देखकर कारा को महसूस होता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे खेल के पीछे उसी का हाथ हो सकता है।
उसे लगने लगता है कि किसी और से काम करवाकर सारा दोष उसकी टोली पे डालने की कोशिश की जा रही है। अब कारा के सामने नई मुसीबत खड़ी हो चुकी थी। एक तरफ उस पर शक बढ़ता जा रहा था और दूसरी तरफ उसके पास अपने पिता की जमीन बचाने के लिए समय बहुत कम था। इसलिए वह सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर देता है। जांच करते करते उसे कुछ ऐसा सुराग मिलता है जो उसे असली अपराधियों तक ले जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही मामला बुरी तरह बिगड़ जाता है। देखते ही देखते झगड़ा शुरू हो जाता है और हालात हिंसक हो जाते हैं। इस टकराव में मुरुगेसन बुरी तरह घायल हो जाता है, जबकि कारा भी गंभीर चोटें खाता है। इसके बावजूद असली अपराधी वहां से बच निकलते हैं। दूसरी तरफ मुत्थू अपना असली चेहरा दिखा देता है। वह साफ कर देता है कि अब होने वाली हर वारदात का इल्जाम कारा पर ही डाला जाएगा। यह सुनकर कारा पूरी तरह निराश हो जाता है। जब वह घर लौटता है तो सैली को भी पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी। वह कारा से बेहद नाराज होती है, क्योंकि उसे लगता है कि कारा फिर से उसी रास्ते पर लौट गया है जिससे दूर रहने का वादा उसने किया था। इसी बहस के दौरान एक ऐसी खबर सामने आती है जो सब कुछ बदल देती है। सैली बताती है कि उसके परिवार में एक नया सदस्य आने वाला है। यह सुनकर कारा की आंखें भर आती हैं। उसे एहसास होता है कि अब उसकी जिम्मेदारियां पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अगली सुबह वह अपनी मां के सामने टूट जाता है और वर्षों का दर्द बाहर आ जाता है। वह स्वीकार करता है कि तमाम कोशिशों के बावजूद वह अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। उसे डर था कि कहीं वह अपने पिता को उनकी ही जमीन में सम्मान के साथ विदाई भी दे पाएगा या नहीं। कारा अपनी मां के सामने टूटकर सारी सच्चाई कबूल कर लेता है। वह बताता है कि वह सिर्फ अपने पिता से मिलने नहीं बल्कि जमीन के कागज लेने गांव आया था। यह सुनकर मां पहले उस पर बहुत नाराज होती है, लेकिन एक मां का दिल आखिर मां का दिल होता है। कुछ देर बाद वह उसे एक ही बात कहती है, जो भी करना है अपने पिता को सम्मान के साथ आखिरी विदाई दिलाने के लिए करो। मां से बात करने के बाद कारा किसी भी कीमत पर अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने का फैसला कर लेता है। इसी दौरान एक फिल्म शूटिंग के सेट पर उसे कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जिनसे उसे पता चलता है कि बड़ी मात्रा में नकदी एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाने वाली है। यह जानकारी उसके दिमाग में एक नया विचार पैदा करती है। अपनी पुरानी आदतों और अनुभव का इस्तेमाल करते हुए वह एक बड़ा जोखिम उठाता है और आखिरकार उसके हाथ इतनी रकम लग जाती है जिससे उसे अपनी समस्या का समाधान नजर आने लगता है। लेकिन किस्मत अभी भी उसका इम्तिहान ले रही थी। रास्ते में उसकी गाड़ी जवाब दे देती है। मदद की तलाश में वह पास की एक झोपड़ी तक पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग किसान से होती है जो कभी उसके पिता का करीबी दोस्त हुआ करता था। बातों बातों में बुजुर्ग अपनी परेशानियां बताने लगता है। उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार थी, इलाज के लिए पैसे नहीं थे और ऊपर से बैंक का कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा था। हालात ऐसी थी कि उसकी जमीन भी हाथ से निकलने वाली थी। उस बूढ़े किसान की कहानी सुनकर कारा के अंदर कुछ बदल जाता है। अब उसे एहसास होता है कि सिर्फ उसका परिवार ही नहीं बल्कि पूरे गांव के किसान इसी दर्द से गुजर रहे हैं। उसी पल वह एक बड़ा फैसला करता है। वह तय करता है कि अब उसकी लड़ाई सिर्फ अपने पिता की जमीन के लिए नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए होगी जिनकी जिंदगी कर्ज के बोझ तले दब चुकी है। उधर भरत को लगातार नई घटनाओं की खबरें मिल रही थी। उसी दौरान चालाक बैंक मैनेजर मुत्थू भी अपने आदमियों को एक और बैंक में हाथ साफ करने का आदेश दे देता है। भरत को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके आसपास ही कोई उससे कहीं बड़ा खेल खेल रहा है। इसके बाद भरत मुत्थू को साथ लेकर अलग अलग बैंक शाखाओं की जांच शुरू कर देता है। पुलिस की पूरी टीम शहर भर में फैल जाती है, लेकिन इसी अफरा तफरी का फायदा कारा उठाता है। जब तक भरत एक जगह पहुंचता, कारा दूसरी जगह अपना काम कर चुका होता। ऐसा लग रहा था जैसे कारा हर बार पुलिस से एक कदम आगे चल रहा हो। इसी बीच पुलिस की एक टीम उस बैंक तक पहुंच जाती है जहां मुत्थू के आदमी अपना खेल खेल रहे थे। हालात अचानक बिगड़ जाते हैं और मुठभेड़ शुरू हो जाती है। कुछ ही देर में 2 गुंडे मारे जाते हैं जबकि तीसरा पकड़ा जाता है। जान बचाने के लिए वह पूरी सच्चाई उगल देता है और बताता है कि इन सब घटनाओं के पीछे असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि बैंक मैनेजर मुत्थू है। सच्चाई सामने आते ही मुत्थू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती और रास्ते में एक हादसे का शिकार हो जाता है। मगर अस्पताल के बिस्तर पर भी मुत्थू का फितरत नहीं बदलता। वह भरत को रिश्वत देने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर उसका नाम बचा लिया जाए तो दोनों फायदा बांट सकते हैं। लेकिन इस बार भरत का जवाब अलग होता है। वह मुत्थू की तरफ देखकर कहता है कि अपनी पूरी नौकरी में उसे बहुत कम लोगों ने अंदर तक परेशान किया है और उनमें से एक मुत्थू भी है। उसी समय भरत के पास एक और हैरान कर देने वाली खबर पहुंचती है। बैंक की मुख्य शाखा के बाहर हजारों किसान जमा थे और एक एक करके अपना कर्ज चुका रहे थे। वर्षों से जिन लोगों को अपनी जमीन खोने का डर था, आज उनके हाथों में फिर से अपने खेतों के कागज थे। असल में कारा ने जो भी रकम जुटाई थी उसे अपने लिए नहीं रखा, उसने उसे गांव के गरीब किसानों की मदद
में लगा दिया। यही वजह थी कि आज इतने सारे परिवारों के चेहरों पर राहत और खुशी दिखाई दे रही थी। उधर कारा आखिरकार अपने पिता के पार्थिव शरीर को उनकी पुश्तैनी जमीन पर लेकर आता है। लंबे संघर्ष के बाद वह अपने पिता को वह सम्मान दे पाता है जिनके लिए वह शुरू से लड़ रहा था। लेकिन तभी वहां डीएसपी भरत भी पहुंच जाता है। दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। कारा उससे एक सीधा सवाल पूछता है, अगर कुछ महीनों तक तुम्हारी आमदनी बंद हो जाए तो तुम्हारी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? भरत जवाब देता है कि हालत मुश्किल हो जाएगी। तब कारा उसे किसानों की असली परेशानी समझाता है। वह कहता है कि एक नौकरी पेशा इंसान को अगले महीने की तनख्वाह की उम्मीद होती है, लेकिन किसान का भविष्य बारिश, मौसम और किस्मत पर टिका होता है। जब फसल खराब होती है तो उसका पूरा जीवन बिखर जाता है और फिर कर्ज का बोझ उसे अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। कारा की बातें सुनकर भरत कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है। शायद पहली बार उसे इस कहानी का दूसरा पहलू समझ में आता है। इसके बाद वह कारा को हिरासत में लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फिर उसके मन में एक विचार आता है। वह समझ जाता है कि अगर आगे की कहानी बाहर आई तो लोगों की नजरें किसी और पर टिक जाएंगी। आखिरकार वह एक ऐसा फैसला लेता है जो सबको हैरान कर देता है। अगले दिन अखबारों की सुर्खियों में भ्रष्ट बैंक मैनेजर के काले कारनामों का खुलासा होता है और केस सुलझाने का श्रेय डीएसपी भरत को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ कारा की कहानी भी अपने अंजाम तक पहुंच जाती है और इसी भावुक और दमदार नोट पर फिल्म खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप ऐसे ही शानदार फिल्मों की कहानी आसान भाषा में सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।